एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर एंड 18 नवंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू G20 ग्रुप, यू नो वेरी वेल। G20 की मीटिंग हमारी कंट्री में हो रही है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि G20 मतलब जो G20 के मेंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री या फिर के लिए बहुत डेवलप्ड कंट्री और गुड वेल ऑफ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अगर उनके लीडर हमारी कंट्री में आते हैं इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन दैम। ओके, जब हम G20 की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्री है, कब ये बना था, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। G20 जो है 1999 या फिर ये कह लीजिए 1997 से लेकर 1999 में एक क्राइसिस आया था कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद जो है G20 को बनाया गया था, है ना। पहले इसमें जो है G7 के मेंबर लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में जो है डेवलपिंग कंट्री को ऐड किया गया और ये 2008 तक और 1997 तक इसकी जो रेगुलर मीटिंग होती रही। लेकिन 2008 के बाद इसको फॉर्मलाइज कर दी गई, इसको एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग बना दी गई और ये ट्रायोका के थ्रू जो है मीटिंग किसी भी एरिया के अंदर हेल्ड होती है। ओके, इसमें जो 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। बेसिकली इसका मेन काम ये होता है कि जो मिडिल इनकम कंट्री है वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। ओके, तो ये इसका मेन एम होता है। जो मीटिंग होती है इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल हेड की मीटिंग होती है और सेकेंडली जो है शेरपा की मीटिंग होती है। शेरपा की मीटिंग हमारी कंट्री में उदयपुर राजस्थान के अंदर हुई। फर्स्ट मीटिंग जो है पुडुचेरी के अंदर 31 जनवरी 2023 को हुई थी। ओके, और शेरपा की मीटिंग में कई सारे जो है ब्रांच आते हैं, मतलब फाइनेंशियल से अलग जो अलग ब्रांच हैं वो शेरपा की मीटिंग में होते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ की बात करोगे तो त्रिवंतरीपुरम, अगर ट्रेडिशनल हेल्थ की बात करोगे तो भोपाल जिसको T20 के नाम से भी जानते हैं, अगर एंटरप्रेन्योर या सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो बेंगलुरु, बिजनेस 20 की बात करोगे तो गांधीनगर के अंदर ये मीटिंग हुई है। ओके, एनीवे तो लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर। पहले कंट्री देख ले रहे G20 में कौन कौन सी कंट्री। ओके, कंट्रीज़ ऑफ G20 फॉर एग्जांपल देखो, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, USA, मैक्सिको, 3 कंट्री यहाँ पे होगी। 3 कंट्री, ठीक है, 3 कंट्री यहाँ पे होगी। 2 कंट्री जो है आपकी अर्जेंटीना और ब्राज़ील, तो 2 कंट्री यहाँ पे होगी। टोटल कितनी होगी, 5 कंट्रीज़। अब चलते हैं हम यूरोप पे, जिसमें 4 कंट्री आती हैं, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो 4 कंट्री यहाँ पे हो गई। तो 5 और 4 9 कंट्री हो गई। एक अफ्रीका की कंट्री है, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, तो 10 कंट्री हमने यहाँ पे गिन लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब एशिया के अंदर। एशिया से जो है 9 कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, तुर्की 2, 3 इंडिया, चाइना, रशिया 4 5, साउथ कोरिया 6, 7वां जापान है, 8वां ऑस्ट्रेलिया है और 9वां जो है इंडोनेशिया का है। तो ये 19 कंट्रीज़ होगी। एक यूरोपियन यूनियन जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो G20 की बात ये यहाँ। द फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल फोरम मेड ऑफ 19 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन। के स्टेटमेंट सही, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है 1999 में क्रिएट की गई थी। क्यों, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में और एशिया कंट्री में, तो उसके बाद इसको बनाया गया था। और सिंस 2008 तक इनको जो एक बार मिलना हुआ करता था। क्या स्टेटमेंट सही, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। G20 की जब हम बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 19 कंट्रीज़, एक यूरोपियन यूनियन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और 99 की क्राइसिस के बाद इसको बनाया गया था। G20 2008 में जो इम्पैक्ट था उसको ये सूद करने मतलब कम करने में हेल्पफुल रहे थे, तो इस वजह से इसको जो है इंटर गवर्नमेंटल बैनर बाद में बना दिया गया था। एनीवे, सेकेंड पिथौरा पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, तो गुजरात से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। माता नी पैच्ड जो ये पेंटिंग है वो भी आपकी गुजरात से है। एंड पटन पटोला क्या है, गुजरात से, दैट इज़ करेक्ट। तो ये तीनों की तीनों जो पेंटिंग्स का जो डिज़ाइन है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ये यू कैन सी है पटन पटोला कहाँ से, तो नॉर्थ गुजरात से। माता नी पेचड़ी की बात करें तो ये भी गुजरात से, हैंडमेड टेक्सटाइल है। पिथौरा पेंटिंग की बात करोगे तो उदयपुर गुजरात के अंदर ये है, छोटा उदयपुर गुजरात। नेक्स्ट इज द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो है 2004 में बंद कर दी गई थी। इसमें होता क्या था कि गवर्नमेंट जितने पैसे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय FD में रखता था उतने ही पैसे जो है गवर्नमेंट मिला के देती थी आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द वॉलंटरी एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान एडमिनिस्टर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नो, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, बल्कि पेंशन फंड रेगुलेशन के द्वारा जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड, इट वाज लॉन्च इन 2004 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या स्टेटमेंट सही, तो ये दैट इज़ करेक्ट।
NPS स्कीम एक वॉलंटरली एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती है, ठीक है। It was launched in January 2004 for the governmental employee and it was decided to discontinue benefit pension for the employee who joined after 1 अप्रैल। तो बाद में इसको बंद कर दिया जाता है 1 अप्रैल 2004 से। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 2004, फिर न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई है, आपको से पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, यूनिसेफ। नंबर 4 नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ द अबव इज़ द राइट स्टेटमेंट बिकॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है पॉपुलेशन डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोसोक आपने सुना होगा, उसके द्वारा, और जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनाता है। 1950 से ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो 1978 में इसको बनाया जाता है और ये माना जाता है कि इंडिपेंडेंस से गवर्नमेंट के मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करती, और जो भी लिखित में मतलब जो आपका प्रेस मीडिया है ना उसको रेगुलेट करके चलती है। कब बनाई गई थी? 1978। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटेड बाय द प्रिंट मीडिया इन इंडिया, ठीक है। इट इज स्टैट्यूटरी क्रिएटेड बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1970। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इट इज अपेक्स बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया इन इंडिया। प्रिंट मीडिया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट एंजॉय इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ये हैं। जिस तरीके से BBC है हमारी कंट्री में ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पर BBC वहाँ पे फोरकास्ट भी करता है, हमारी कंट्री में इस टाइप से फोरकास्ट नहीं करता है। अभी थोड़े दिन पहले राज्यसभा और लोकसभा के जो चैनल हुआ करते हैं उनको मिला के संसद TV कर देंगे, ये भी याद रख लेना। और प्रेस से रिलेटेड याद रखिए सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1978, उसको बाद में किसके टाइम पे आया था? लिटन के टाइम पे उसको बाद में ख़त्म किया गया था, मतलब उसको रिपील किया गया था रिपन के द्वारा। लिटन के द्वारा लेकर आए, रिपन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उसी तरीके से एक बार आया था वेलेस्ली के द्वारा लेकर आया गया था 1799 में, और हार्डिंगे के द्वारा उसको रिपील कर दिया गया था। और 1907 में 1910 में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट आए हमारी कंट्री में। रेट ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एनीवे तो यहाँ पे तीनों की तीन ऑप्शन सही है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पूछा जाए। डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं तो गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं विद द रिकमेंडेशन, या फिर ये कह लीजिए कि विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्ट विद द हाई कोर्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ही पोजेस्ड ओरिजिनल एप्लीटेड जुडिक्शन, अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो येस दैट इज करेक्ट। और ये जो है कैपिटल पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज की कौन करता है? गवर्नर करता है। किसके साथ कंसल्ट करके? हाई कोर्ट के साथ। डिस्ट्रिक्ट जज जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ही पोजेस ओरिजिनल एंड एप्लीटेड जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल मैटर, ठीक है। द सेशन जज कुड इम्पोज लाइफ इम्प्रिजमेंट एज वेल एज द कैपिटल प्रिजनमेंट ऑल्सो, पनिशमेंट ऑल्सो, राइट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी द अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको जो स्थापना 1992 में की गई थी, और इसको जो हेड करते हैं वो है, मतलब पहली हेड थी वो जयंती पटनायक थी। उनकी डेथ हो गई, डेट वाई इट इज़ न्यूज़। एंड इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, डेट इज़ ऑल्सो, मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जितनी भी अभी तक इसकी अध्यक्ष जिनको द्वारा किया गया उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओके, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को जो फर्स्ट पर्सनालिटी जिसके द्वारा हेड किया गया था, डेट इज़ नथिंग बट जयंती पटनायक। तो जयंती पटनायक के द्वारा उनको हेड किया गया था। नेक्स्ट इज द VV मोहन गिरी। नंबर 3 इज द विभा पार्थे सारथी, तो ये थर्ड पर्सनालिटी थी। एंड नंबर 4 इज द पूर्णिमा अडवाणी। 5th इज द गिरिजा व्यास एंड 4th अलॉन्ग विद डेथ गिरिजा व्यास। 7th इज द ममता शर्मा एंड 8th इज द ललिता कुमार मंगलम। एंड अभी जो प्रेजेंट वो रेखा शर्मा, तो ये भी आप याद रख लेना। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की हम बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसको बनाया गया था। सेकंड द फर्स्ट हेड जो थी, कौन थी भाई जो फर्स्ट हेड थी? जयंती पटनायक थी। एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंजॉय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी आप यहाँ पे पढ़िएगा। और फिलहाल जो अभी हेड करे इसका वो है रेखा शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी करेक्ट है? इट इज़ नीदर अ स्टैट्यूटरी नोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डेट इज करेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सेटअप एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स ऑन अगस्त 29, 1987 में इसको बनाया गया था। इसका काम ये है कि ड्रग प्राइस को
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का काम ये करती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ग्रीन वॉच के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, तो याद रखिएगा। और हमारी रैंक 8th है, 8th अमंग 59 कंट्री, और सब हेड की मतलब इसमें टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सैंगपो लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो याद रखिए लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो सैंगपो लेक के बारे में यू कैन सी है इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द लद्दाख, तो लद्दाख के यहाँ वाले पार्ट में आपको सैंगपो लेक मिल जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये पहली बात तो ब्रैकिश लेक है, और टैथी जियोसिंक्लिन की वजह से ये बनी थी, है ना। ब्रैकिश लेक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़े आपको इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द 18th नवंबर 2020। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। द रीज़न फॉर दैट आई एम डूइंग इट इन अ फास्टर वे सो दैट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ टुडे, है ना। मतलब हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएँ, इस वजह से इन पूरे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करना सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी आएंगे, करंट अफेयर का भी आएगा, जो आपके एडिटोरियल आते हैं वहाँ से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। जो पूरा पैकेज होगा वो 30 क्वेश्चन का होगा। अलॉन्ग विद डैट हम उसमें साइंस को भी कवर करेंगे। इस वजह से नवंबर के करंट अफेयर को जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है 2 दिन के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द रीज़न फॉर डैट इज़ कि हम मतलब फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस कर पाएँ। ओके, तो ये मुझे आपको नवंबर के कंप्लीट कराने। दिसंबर के जो है 21 से मैंने आपको करा रखे हैं, 20 दिन के वहाँ पे रहते हैं। तो नवंबर दिसंबर कंप्लीट करा के फिर जनवरी को साथ के साथ फरवरी के साथ लेंगे, ठीक है। ओके, 1 या 2 दिन में जितने भी वीडियो जिनसे बन सकते उसको डाल दें। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज द उड़ा देवी पासी के बारे में। देखो याद रखिएगा, ये जो है फ्रीडम फाइटर हुआ करती हज़रत महल ऑफ अवध, तो और ये 1857 के टाइम पे लड़ी थी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है। उड़ा देवी रासी जो है लखनऊ से बिलोंग करती थी, एंड ये जो है रॉयल गार्ड ऑफ बेगम हज़रत महल में आती है अवध के अंदर। शी पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन ऑफ 1857, और याद है कि जो बेगम हज़रत महल है इसको मैक परी के नाम से भी जानते थे, और ये जो है नेपाल चली गई थी आफ्टर 1857 युद्ध। उड़ा देवी इज़ ऑल्सो नोन नॉट जस्ट फॉर हीरोइक स्टोरीज की वजह से नहीं, बल्कि इनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी उनकी वजह से। अब ये देख लीजिए दिल्ली से कौन था। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश जो दिल्ली से थे बहादुर शाह सेकंड हुआ करते थे, लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी, और उसी की ही सेविका ये हुआ करती थी उदा दासी पासी। कानपुर की बात करें तो नाना साहब, झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो लक्ष्मीबाई एंड टाटे टोपे, बरेली की बात करोगे तो खान बहादुर खान। उसके बाद बिहार कंवर सिंह, और इसको मतलब हराने के लिए जाते हैं ब्रिटिश ऑफिसर विलियम टाइलर, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कबीरदास राइटिंग हैड। पहली बात तो कबीरदास किस टाइम से बिलोंग करते थे इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो ये मैंने हमेशा बताया, जब भी मेरी स्लाइड खोलती है तो गुरु नानक 15 से लेकर 16 सेंचुरी, उनके कंटेम्प्रेरी आपके शंकर देव, चैतन्य देव, और यहाँ से पुरंदरदास, ये चारों जो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कबीरदास की, तो कबीरदास के भी कंटेम्प्रेरी थे, 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक ये रहा करते थे। इनके कबीरदास के जो गुरु हुआ करते थे उनका नाम था रामानंदा। क्या था? रामानंदा। और रामानंदा के लिए कहा जाता है कि वो जो मूवमेंट है वो नॉर्थ से लेके साउथ में गए थे, तो कौन पूछा जाता है? तो रामानंदा। तो आंसर कीजिएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे नहीं दे रखा है, रामदास दे रखा है 17th सेंचुरी में, बट डेट इज़ नॉट द सेम पर्सनली डेट आई एम टॉकिंग अबाउट। डेट इज रामानंदा जो कबीरदास के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ कबीर वर्क वाज कलेक्शन बाय द गुरु हरगोविंद। क्या स्टेटमेंट सही? डेट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट गुरु अर्जुन देव थे जिनका काम कबीर के टाइम का हुआ करता था। नंबर 3 कबीरदास आइडियोलॉजी व ग्रेटनेस द वैष्णव संत स्वामी रामानंद। डेट इज करेक्ट, और ये गुरु भी माने जाते हैं इनके। कबीरदास एंड दाता गंज बख्श आर कंटेम्प्रेरीज। नो, दाता गंज बख्श जो है 11th सेंचुरी से बिलोंग करते, तो दे आर नॉट कंटेम्प्रेरी। 4th ऑप्शन इज इनकरेक्ट, 4th ऑप्शन इनकरेक्ट है, और सेकंड भी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। कबीरदास राइटिंग जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ करती थी भक्ति मूवमेंट एंड इंक्लूड द कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ। द मेजर पार्ट ऑफ दिस वर्क कलेक्टेड बाय द 5th गुरु जो हुआ करते थे उनका नाम था अर्जन देव, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज कबीरदास आइडियोलॉजी जो है वैष्णव संत थे जो स्वामी रामानंद उनसे इन्फ्लुएंस हुआ करती थी, ओके। और नंबर 4th स्टेटमेंट है दाता गंज बख्श की
तो ये 11th सेंचुरी में पर्शियन सुन्नी मुस्लिम मिस्टिक एंड थियोलॉजिस्ट ये हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, हिट कवर अंडर द डीबीटी, डेट इज करेक्ट। मॉडल जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्या स्टेट में सही, तो यस डेट इज करेक्ट, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू है, और यहाँ पे जो वीट दिया जाता है 5 kg, राइस भी 5 kg, 1 kg जो है पल्सेस दिए जाते हैं, और नॉर्मल जो फैमिली होती है वो 5 kg पर मंथ लेती है, मतलब जितने भी मेंबर हैं उनको एक एक के हिसाब से 5-5 kg, मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं और पर पर्सन के हिसाब से 5 किलो आपको अनाज वगैरह जो भी है वीट, राइस या पल्सेस दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली अंत्योदय है, अंत्योदय का पार्ट बनाती है, मतलब जो लास्ट 1 करोड़ जो जनसंख्या है उसको 35 kg पर मंथ दिया जाता है, तो मतलब 10 kg उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इवन मतलब डीबीटी के अंडर में आती है। नोडल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये आपको याद रखना है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करोगे तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन के, ये बात पूछने की कोशिश की जा रही है। इरोड द परचेजिंग पावर, डेट इज करेक्ट। इन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो कम कर देती है, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। रिड्यूस इन एम्प्लॉयमेंट, डेट इज करेक्ट। फिलिप्स कर्व के हिसाब से हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में जो इन्फ्लेशन होता है वो गुड होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। बाद में ये जो स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन इज द स्टेडी राइज ऑफ द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज और पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मेनी इफेक्ट गुड एंड बैड। इन्फ्लेशन जो है इरोड करता है परचेजिंग पावर को, इट लोअर द कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्या होता है कि दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं इन्फ्लेशन, बिकॉज क्योंकि दूसरी कंट्री के अंदर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट का, अगर हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में भी जो उसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी द जनरल price level rises in a country because of the rise in prices of the imported commodity. Inflation is termed as imported, so that is correct. The weakening of the domestic currency also lead to the imported inflation in the country, that is also correct. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा रहा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब या तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर जो आपकी इनकम है वो बढ़ जाती है, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो टैक्स है वो कम कर देती है और सब्सिडीज़ को बढ़ा देती है। ठीक है। आ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑल्सो विद द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डेट इज करेक्ट, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन जाती है, डिमांड रहती है। इंक्रीज इन फॉरेक्स, डेट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज पीपल के पास पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा पैसा खरीद कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट, तो ये मैंने बता दिया। डेफिसिट फाइनेंस मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट में चल रही है, तो जो पैसा है वो कहाँ लगाएगी, जनता के ऊपर लगाएगी, डेट इज करेक्ट। डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी, डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, याद रखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही पार्ट बनता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या क्या आते हैं, यू कैन सी हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीजल्स जो है मिशन इंद्रधनुष के अंदर वन ऑफ द डिजीज़ है जो कवर की जाती है। 7 डिजीज़ वहाँ पे कवर करते हैं। तो कौन कौन सी है, जैसे आपका टीबी हो गया, डीपीटी का टीका लग गया, जैसे टेटनस हो गया, पर्टूसिस कफ हो गया, और वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, और डायप्थीरिया। तो 4 बीमारी होगी। हेपेटाइटिस बी हो गया, तो 5वीं बीमारी ये होगी। छठी की बात करोगे तो मीजल्स कवर की जाती है। छठी जो है रुबेला कवर की जाती है। पोलियो को शायद पोलियो नहीं है उसमें ना, देख रहे हैं ना कौन सी है। एनीवे मीजल जो है एक एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, डेट इज़ करेक्ट। और मीजल जो है रुबेला नाम के, मतलब रुबेला भी इसको कहा जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर मीजल्स हो जाता है, डेट इज़ करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। मीजल या रुबेला हाईली कंटेगियस वायरल इन्फेक्शन है जो कोज होता है मोरबी वायरस से, एंड इज एसोसिएटेड विद द मोर्टेलिटी इन चाइल्ड, जिसमें मोर्टेलिटी 2 साल तक के बच्चों की हो जाती है। इसका जो है अगर एक बार हो जाता है ट्रीटमेंट इतना जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मिशन इनोवेशन जो है एक इनिशिएटिव किसका, तो इसमें से तो कोई नहीं है। ये जो है 23 कंट्री का एक ग्रुप है, और यूरोपियन कमीशन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये इसी से ही अब क्वेश्चन आने वाले हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के अंदर फिलहाल 75 रामसर साइट है। इसका मेन एम है सस्टेनेबल एंड यूटिलाइजेशन जो वेटलैंड का हम अच्छे से करें। उससे याद रखना 2 स्कीम इसके ऊपर चलाई गई, एक तो धरोवर स्कीम है और एक मिस्टी स्कीम जो है मैंग्रोव से ही रिलेटेड है, जो अभी बजट में अनाउंस की गई। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यूनिपी जो है इसी का ही रिजल्ट हुआ करता था। 1973 में जो साइट्स को साइन कब किया जाता है, इसका मेन काम ये इंटरनेशनल कमर्शियल जो ट्रेड होता है इंडेंजर स्पीसीज में उसको कम करना। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। CMS 1979 इसका जो सेक्रेटरी बोन के अंदर, इसमें मेन काम ये है जो माइग्रेटेड स्पीसीज को कंजर्व करना। नैरोबी डिक्लेरेशन 1982 इधर सेल जो है स्टॉकहोम के कंप्लीट होते तो इसको बनाया गया था।
जिसका काम ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। वियना कन्वेंशन ऑफ 1985 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग। और उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड फिलहाल की गाली एग्रीमेंट चल रहा है 2019 से, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये जो यूनिवर्सल ट्रीटी है लीगली बाइंडिंग है और ये जो है वियना कन्वेंशन का ही रिजल्टेंट रहा था। ब्रुंडटैग रिपोर्ट जो है 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया था, जिसमें कहा गया था 3 प्रिंसिपल थे बेसिकली इसकी। जेंडर पैरिटी होनी चाहिए और इंटर जनरेशनल इक्विटी होनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है। यूएनसीडी 1992 इसमें 3 प्रिंसिपल आए थे, सीबी, यूनिवर्सिटी एंड यूएनसीसीडी। एजेंडा 21 21st सेंचुरी के लिए नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है। यूनिवर्सिटी से 1990 ग्रीन हाउस कम करना। बोन सेक्रेटेरिएट, बोन जर्मनी के अंदर सेक्रेटेरिएट है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे नेगोशिएट किया गया था। सीबी 1992 में 2 प्रोटोकॉल फर्दर इसके आते हैं, एक तो कार्टेगेन प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल 2010 के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। यूएनसीडी 1994 कम्बैट करना डेजर्टिफिकेशन इसका मेन एम है। ओनली कन्वेंशन डेट कम आउट फ्रॉम द डायरेक्ट रिकमेंडेशन द डीओ एजेंडा 21 लीगली बाइंडिंग है। कनाडा ने बाद में विड्रॉ कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। ये ग्रीन हाउस गैस है, ये मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो IUCN जो है एक ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है एंड साइड जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट, डेट इज इनकरेक्ट। दोनों की दोनों इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि IUCN एक वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन यूनाइटेड नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट इज़ मतलब इसको फॉर्म किया गया था 1948 में, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके और पहली बुक पूछा जाए जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, वो उसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग। लीडिंग अथॉरिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन नेम है। 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, 200 से ज़्यादा गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, तो ये भी याद रखना। साइट्स की बात मैंने बताई थी 1973 में किसके द्वारा बनाया गया था, IUCN एंड ठीक है IUCN के द्वारा इसको वाज ड्राफ्टेड रिजल्ट मतलब IUCN के टाइम पे जब मीटिंग हो रही थी तब साइट्स को बनाया गया था। 1973 की हम ये बात करें, इंडिया जो है 1976 में मेंबर बनता है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग वुमन पार्टीज, इन अदर वर्ड दे हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन, डज नॉट टेक प्लेस इन द नेशनल लॉ, रेदर इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू बी party so that they can also make the national laws, right? IUCN is organ to the United Nations, that is incorrect. IUCN run thousands of field projects around the world to better manage and natural environment, that is correct. Site जो है legally binding on the state that have joined it, but जो कन्वेंशन है वो जो नेशनल है उनकी जगह नहीं लेते, that is also correct. तो B सेकंड थर्ड यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 रामसर जो साइट है वहाँ पे हुई थी और ये जो पिक्चर में वो 1975 में आया। इंडिया के द्वारा 1976 में इसको ज्वाइन कर लिया गया। इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट रेगुलेट्स स्पोर्ट 20,000 मोर वाटर बर्ड्स, दैट इज करेक्ट। इट रेगुलरली स्पोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज ऑफ द वाटर बर्ड, तो येस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर 3 देखते हैं। इट स्पोर्ट वल्नरेबल, इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज ऑफ द थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।